श्रोते हो नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात मी स्वप्ना तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करते. आज जाणून घेऊया सायबर क्षेत्रात कसे फ्रॉड होऊ शकतात ते. या सायबर गुन्हेगारांनी घरच्या घरी बनावट कॉल सेंटर चालवून शेकडो लोकांना दगा देऊन त्यांची कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक केली. हे गुन्हेगार अनोख्या पद्धतींचा वापर करून लोकांची फसवणूक करायचे. ते गुगलवरून कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीचा नंबर शोधायचे. त्यानंतर बँक ऑफिसर बनून ते खातेधारकांना KYC, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्डच्या बहाण्याने फोन करायचे. एक URL लिंक पाठवून ते लोकांना जाळ्यात ओढायचे. त्यानंतर ते समोरच्या व्यक्तीला मोबाईलवर एक स्क्रीन शेअरिंग ॲप डाउनलोड करायला सांगायचे. ॲप डाउनलोड होताच त्या व्यक्तीचा मोबाईल गुन्हेगाराच्या कंट्रोलमध्ये यायचा. त्यानंतर अवघ्या काही क्षणात हे चलाख गुन्हेगार त्यांचं बँक अकाउंट रिकामं करायचे. बनावट सेंटर उघडून सायबर फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून 15 मोबाईल फोन, 21 सिम कार्ड्स, लॅपटॉप्स, वायफाय डोंगल्स, 3 ATM कार्ड्स, 5 बँक पासबुक आणि 3 कार जप्त केल्या. तेव्हा श्रोते हो, अजून जाणकार होऊया, सतर्क होऊया, सजग होऊया आणि ऐकूया आजचा आपला सायबर क्राईम अलर्ट हा प्रोग्राम. आज आपण सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट भुवनेश जोशी यांच्याशी स्वप्ना देव यांनी केलेली बातचीत ऐकूया. श्रोते हो नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात मी स्वप्ना तुम्हा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. आज आपण आमंत्रित केले आहे सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट भुवनेश जोशी यांना. तेव्हा त्यांच्याशी बातचीत करून आपण साइबर क्राइम्स बद्दल जाणून घेऊया. भुवनेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. भुवनेश जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे. जी, मेरी खुद की एक कंपनी है ट्रैफिक रिवॉर्ड्स करके. अच्छा. और मैं साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, DRI, GST इंटेलिजेंस, इन सब डिपार्टमेंट्स की साइबर क्राइम से रिलेटेड सहायता करता हूँ. अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. आज हम डीप फेक, AI और कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि डीप फेक ये क्या होता है? डीप फेक क्या होता है कि जैसे आपने हाल ही में सुना होगा कि डीप फेक का एक रश्मिका मंदाना का वीडियो बहुत वायरल गया था. हाँ. उसमें क्या हुआ था कि वो वीडियो किसी और का था. अच्छा. पर उस पे जो चेहरा था वो एक्ट्रेस का चेहरा लगा दिया गया. और वो डीप फेक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह से यूज करती है कि वो पहचानने में नहीं आ पाया लोगों के कि ये फेक है कि ये जेन्युइन है. अच्छा. यानी आप कोई भी वीडियो में किसी का भी चेहरा हटा के किसी और का चेहरा आप लगा सकते हैं. ओहो. भुवनेश जी, हम फिर कैसे पहचानेंगे ये डीप फेक वीडियो है या फिर रियल वीडियो है? देखिए, इसको पहचान पाना सामान्य इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये दिन ब दिन अच्छी होते जा रही है. तो क्या होता है कि जब जैसे ही वो वीडियो आपने देखे होंगे वो सब वायरल हुए. हाँ. तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है जी. पर इसके भी कुछ टूल्स है. हाँ. जिसका यूज अभी चालू है, जैसे कि फेक AV सिलेब, फेक फेस फॉरेंसिक्स, DFDC, इन तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स चालू है. अच्छा. जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए. हाँ. पर इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कभी भी किसी भी ऐसे वीडियो पे आते हैं जो आपको आपत्तिजनक लगे. अच्छा. तो आप लोगों को उसको फैलाना नहीं है जी. क्योंकि होता क्या है कि वो वीडियो वायरल इसीलिए हुआ कि लोगों ने उसे फैलाया. वरना अभी आसानी इतनी हो गई है डीप फेक के वीडियो बनाने में कि कोई भी इंसान 5 मिनट में किसी का भी वीडियो में किसी का भी चेहरा लगा सकता है. बाप रे. आपने अभी जो डीप फेक के बारे में बताया, वीडियो के बारे में बताया, तो इस प्रकार से कैसे क्राइम हो सकते हैं, किस प्रकार के क्राइम्स हो सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो क्राइम का चैलेंज है वो है ब्लैकमेलिंग का. अच्छा. जब लड़के लड़कियों का किसी का कुछ ब्रेकअप वगैरह होता है तो कोई उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनके वीडियो बना सकता है. हाँ. चेहरा किसी और पे लगा के और उनको ब्लैकमेल कर सकता है. हाँ. इसके अलावा जो सम्मानित लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका इमेज खराब करने के लिए भी इसका बहुत दुरुपयोग किया जा सकता है. हाँ. और भुवनेश जी, डीप फेक का जो यूज है वो सिर्फ वीडियो बनाने में भी यूज होता है कि ऑडियो में भी यूज होता है? ऑडियो में भी होता है. अगर आजकल सुना होगा तो इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गाने का म्यूजिक आप सुनते रहते हैं. हाँ. वो सब इसी तरह की डीप फेक नहीं है, पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही टेक्नोलॉजी है. जी. जिसके थ्रू आप किसी की भी वॉइस पे कोई भी गाना आप बना सकते हैं. अच्छा, यानी ऑडियो में भी वो यूज हो रहा है. इसमें आपको बताता हूँ कि कुछ जो टेक्नोलॉजीज है वो इतनी अच्छी हो गई है कि अगर मुझे आपकी
48 घंटे की या 20 से 30 घंटे की कुछ भी ऑडियो क्लिप मिल जाती है, तो मैं उसके थ्रू आपका खुद का टेक्स्ट टू स्पीच का सिस्टम बना सकता हूँ, जिससे मैं जो भी लिखूंगा वो आपकी आवाज में बोला जाएगा। अरे बाप रे। जैसे आपका रेडियो शो है, हाँ। तो अगर मैं आपका रेडियो शो रिकॉर्ड कर लूंगा, हाँ, और फिर उसका सैंपल देके कि आपने क्या बोला है और क्या उसको लिख के उनको बनाऊंगा, तो मैं खुद आपका मॉडल बना सकता हूँ, ताकि मैं कुछ भी लिखूंगा तो उससे आपका ये होगा। जैसे कि आपने अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इस टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज भी है। जैसे कि हाँ। अमिताभ बच्चन जी आजकल बोलते हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो अमेजोन पे अमित जी की वॉइस है। हाँ, हम अक्सर फोन पे या पैसे देने के बाद वो रिसीव भी होता है तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज आती है। तो वो बात ऐसी है कि वो टेक्स्ट टू स्पीच करके टेक्नोलॉजी रहती है। अच्छा। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत सारी देर रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा। और वो ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसके ट्रांसक्रिप्ट दी जाती है कि वो क्या बोला है जी। और फिर वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और मशीन लर्निंग के थ्रू उसको डिटेक्ट करके उसके हिसाब से वो वॉइस बनाई जाती है। अरे बाप रे। अच्छा, कॉल फॉरवर्डिंग के माध्यम से कौन से और किस प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं? हाल ही में एक क्राइम बहुत ही सामने आया है। हाँ। आप लोग सभी लोग आजकल ऑर्डर करते रहते हैं अमेजोन से, इससे तो डिलीवरी बॉय का आपको फोन आता है कि मैं आपको फोन लगा रहा हूँ, आपका फोन लग नहीं रहा है, हाँ। आपको एक नंबर बेच रहा हूँ, आप उस पर मुझे कॉल करिए। वो नंबर जो रहता है वो एस्ट्रिक से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, अब जैसे ही आप उस पर कॉल करते हैं तो वो क्या होता है कि आपका कॉल फोन नंबर जो है वो फॉरवर्डिंग पे लग जाता है। अच्छा। और वो फॉरवर्डिंग पे लगने के बाद क्रिमिनल क्या करते हैं कि आपका व्हाट्सएप जो है, हाँ। वो लॉग इन करते हैं। अच्छा। और व्हाट्सएप का जब ओटीपी आता है, हाँ। तो वो कॉल पे बुलवाते हैं और कॉल फॉरवर्डिंग से व्हाट्सएप का ओटीपी उन्हें मिल जाता है। ओहो। और उसके बाद वो ओटीपी के जरिए वो लोग आपके परिजनों को मैसेज भेजते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। और वो सारे परिजनों में से अगर आपके व्हाट्सएप में 500 लोग हैं और अगर 10 लोगों ने भी पैसे दे दिए तो लाखों रुपए लोगों के चले जाते हैं। उनको लगता है कि आपने व्हाट्सएप पे भेजा है, जबकि असल में वो फ्रॉड इंसान ने किया होता है। अच्छा। अब इसमें वो जब व्हाट्सएप पे ये करते हैं, मीन्स आपका फॉरवर्डिंग से लॉगिन करते हैं, तो वो फिर एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है कि जिसको पता भी चल जाता है कि हाँ ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो भी अपना व्हाट्सएप वापस इस्तेमाल नहीं कर सकता कुछ दिनों तक। अरे बाप रे। करीबन 30 दिन तक उसको इस्तेमाल करने में तकलीफ जाती है। अच्छा सर, फिर इस समय हमें क्या सावधानी बरतनी है? जो हमको कॉल नंबर मिला है एस्ट्रिक से जो शुरू है, तो इस समय हमें क्या करना होगा? इसका सबसे सही ऑप्शन है, एक प्रिकॉशनरी ऑप्शन है कि हर व्हाट्सएप में है ना एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड का सेटिंग आती है। अच्छा। ये जैसा आपका एटीएम पिन है वैसा वर्क करता है। हाँ। तो आपको वो अपने फोन पे सेट कर देना चाहिए। अच्छा। अगर आप उसको अपने फोन पे सेट कर देते हैं, हाँ, तो जब वो आपका ओटीपी भी किसी को आ जाता है, तो जब तक उसके पास वो वाला कोड नहीं रहेगा तब तक आपका व्हाट्सएप का अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। अच्छा, यानी व्हाट्सएप पर हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है जी उसके लिए। और जो एस्ट्रिक वाला नंबर जो मिलता है किसी से, वो हमें सेव नहीं करना है, वो कॉल नहीं लगाना है। अच्छा। और सोशल मीडिया पर हम अक्सर इन्फॉर्मेशन देखते हैं बहुत सारी, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन से कैसे तकलीफ हो सकती है? देखिए आजकल क्या हुआ है कि जब से एक्स ने, जो प्रीवियसली ट्विटर था, उसने वेरिफिकेशन जो है वो सबके लिए ऑन कर दिया, जो ब्लू टिक मार्क आप देखते हैं। हाँ। तो लोगों को आदत ये थी कि जो ब्लू टिक मार्क रहते वो उनको वेरीफाइड प्रोफाइल समझते थे जी। पर आजकल ऐसा हुआ है कि कुछ पैसे देके आप वो वेरीफाइड का मार्क ले सकते हैं सीधा। हाँ। तो हो क्या रहा है कि उसके थ्रू बहुत सारे लोग ट्विटर पे या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं या किसी तरह का स्कैम कर रहे हैं कि, और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो नोटेबल फिगर है, वो जेन्युइन है या वो कोई फेक पर्सन है। हाँ। तो उस वजह से आजकल क्राइम्स उस चीजों में बहुत बढ़ रहे हैं। ओहो। और फेक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी इलेक्शंस का समय है तो वो आने के चांसेस इस वजह से और ज्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, तो सर हमें इस समय क्या करना होगा? कौन सी इन्फॉर्मेशन रियल है, कौन सी इन्फॉर्मेशन फेक है, ये कैसे हम जान सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो सोशल मीडिया की है वो आजकल नीचे एक कंटेक्स्ट करके रखती है जिसमें वो फैक्ट चेकिंग करती है। अच्छा। कि ये न्यूज सही है कि गलत है। अच्छा। तो वो उसका नीचे उनका डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि ये सही है या गलत है। पर अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखती है जो आपको लगता है कि ये सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि वो जो खबर है उसको आप गूगल पे सर्च करें, साथ में आप लिख दे फैक्ट चेक।
तो अगर किसी ने उसका पुराना पहले फैक्ट चेक किया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है आपको वो मिल जाएगी। अच्छा, सर्च करते समय हमें फैक्ट चेक भी लिखना है साथ। अच्छा, और भुवनेश जी, हमको हमारी साइबर सुरक्षा स्वयं कैसी करनी होगी? देखिए, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। हाँ। सबसे पहले तो आप लोग, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल लोग पैटर्न्स बहुत इजी रखते हैं फोन का, या पिन बहुत इजी रखते हैं जी। वो मुश्किल रखिए, क्योंकि अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आपको बहुत दिक्कत जा सकती है। हाँ। दूसरा, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ताकि आपका अगर पासवर्ड भी किसी को मिल जाता है तो उसके बाद भी वो, जब तक आपका फोन या उसके पास सिम नहीं है तब तक वो आपका अकाउंट एक्सेस या लॉगिन नहीं कर पाएगा। अच्छा। तीसरा, अगर आपको कहीं पे भी दिखता है कोई इजी पैसे कमाने का तरीका या कोई इस तरह का की स्कीम के इसमें आपको पैसे मिलेंगे या आपका इतना पैसा क्रेडिट हुआ है, तो ये सारे फ्रॉड्स को आप इग्नोर करें और इससे बचे। चौथा, किसी भी तरह की जो लोन एप्स है उसको इंस्टॉल करने से पहले ये चेक करें कि वो आरबीआई में रजिस्टर्ड है कि नहीं। अच्छा, सारे लोन एप्स आरबीआई में रजिस्टर होते हैं? होते हैं। सर, हम ये जो रजिस्टर्ड ऐप है वो कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आरबीआई की वेबसाइट है, उस पे आप जाइए rbi.org.in। हाँ। उसमें जो NBFC जो है जिनको उन्होंने अलाउ किया है आरबीआई ने, अच्छा। उसकी पूरी लिस्ट है जी। तो आप लोग पहले चेक करिए कि जिधर से आप लोन ले रहे हैं वो इस लिस्ट में है क्या। अच्छा। अगर वो है तभी करिए। दूसरा ये है कि बहुत सारी जो लोन ऐप जेन्युइन रहती है वो अपना आरबीआई का लाइसेंस नंबर अपनी ऐप में शुरुआत में ही दिखाती है। अच्छा। स्क्रीन पे कि ये हमारा आरबीआई की हम रजिस्टर्ड है। हाँ हाँ। तो उसका करिए। तीसरा, आप उस ऐप के गूगल रिव्यूज जरूर देखिए या ऐप स्टोर के रिव्यूज जरूर देखिए। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर किसी के साथ पुराना कुछ फ्रॉड हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम्स रही हो तो वो आपको आइडिया मिल सकता है। अच्छा। इसके अलावा अगर आपको इसमें मीन्स डाउट हो रहा है कि हाँ। आप आरबीआई को इसके लिए मेल भी कर सकते हैं पूछते हुए कि ये ऐप जेन्युइन है या फेक है। उनका रिप्लाई इसमें वो देते हैं। अच्छा, आरबीआई से हम कैसे पूछ सकते हैं? उनके आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, उधर उनका कॉन्टेक्ट अस में जाके आपको मेल मिलेगा। हाँ। उस मेल पे आप इंक्वायरी डालिए, वो आपको रिप्लाई देंगे। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी है सर। भुवनेश जी, अक्सर कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम का बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं, तो इसके माध्यम से कैसे फ्रॉड हो सकता है? देखिए, क्या होता है ना, अभी हाल ही की बात है कि कुछ 70 लाख से ज्यादा रुपए का फ्रॉड वर्क फ्रॉम होम के स्कैम से नागपुर में हुआ। ओहो। उसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति था उसको शुरुआत में ये लोग कुछ पैसे दे देते हैं। अच्छा। कुछ काम करा के कुछ पैसे दे देते हैं। हाँ। और फिर उनसे सब डिटेल्स मांगते हैं और वो डिटेल्स के थ्रू उनको हैक कर देते हैं। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम में कैसा करते हैं कि शुरुआत में आपको कुछ पैसा दिया जाता है आपका भरोसा जीतने के लिए, कि आपको लगता है कि अरे यार मेरे से कुछ मांगा नहीं और मुझे पैसे आ गए। हाँ, हाँ। तो लोगों को भरोसा आ जाता है जी। और वर्क फ्रॉम होम में कैसा है कि कोई बड़ी कंपनीज या कोई रजिस्टर्ड कंपनीज आप नहीं देखेंगे, ये ज्यादातर आपको सिर्फ एक नाम और नंबर दिखता है। हाँ। तो वो जिस तरह का नाम और नंबर दिखता है वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि उनका कुछ अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है या उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी वो सरकार को पैसे इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे, यानी उनकी इनकम उतनी नहीं है जी। तो ये फ्रॉड का माध्यम चल रहा है। हाँ। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम में अगर वो आपके फोन में किसी भी तरह की ऐप इंस्टॉल करवाते हैं तो उससे खास तौर पे सतर्क रहे, क्योंकि वो ऐप से आपकी जानकारी भी ली जा सकती है। अच्छा, उन लोग कहते हैं कि आप अपने फोन में ये ऐप इंस्टॉल करो। जी जी। और इससे होता क्या है कि वो ऐप जैसे ही इंस्टॉल होती है वो आपके एसएमएस, आपके फोटोज, वीडियोज, ईमेल, ये सारा डेटा चोरी कर लेती है। ओह। अब इसमें एक और चीज है कि वो जब आपको ऐप भेजते हैं तो वो आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से नहीं भेजते, वो सीधा आपको ऐप की फाइल एपीके भेज देते हैं। हाँ। कि आप इसको इंस्टॉल करिए। तो वो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि लोन ऐप हो चाहे वर्क फ्रॉम होम ऐप हो, आपको उसमें वो ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। कोई भी आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजे तो सिर्फ जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में है वही करनी है, क्योंकि उसका ऑडिट गूगल और एप्पल की टीम खुद करती है। अच्छा। तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ हाँ। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये भी सोचना है कि अगर आपकी ऐप में काम है आपका डेटा एंट्री का, तो वो आपसे अगर फोटोज की या कैमरे की परमिशन मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है जी? क्योंकि उसका उस ऐप का फोटोज से आपका कोई लेन देन नहीं है जी। बराबर। तो वो आपको ध्यान रखना है। हाँ हाँ। और कहीं पे भी आपका यूपीआई का पिन
या बैंक क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड की डिटेल्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और अगर आप किसी वर्क फ्रॉम होम के काम करना चाहते भी है तो आप उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक दूसरा फोन या दूसरा डिवाइस लीजिए जिसमें आपकी निजी जानकारी या बैंक से रिलेटेड ओटीपी ये सब नहीं आते हो। दूसरा रहे। जी सर, अगर कुछ बार रिजल्ट्स भी हमको मैसेज आता है कि और मैसेज में लिंक दिया हुआ रहता है कि आप रिजल्ट को ये लिंक से देख सकते हैं, पर लिंक को क्लिक करने के बाद मैसेज आता है कि इट मे बी मैलिशियस, तो इस समय हमें क्या करना होगा? ये जो लिंक है ये गूगल ने चेक किया था तो इसमें वायरस था, तो ये मैलिशियस है। अच्छा। इसीलिए आपको वो मैसेज दिखाता है कि इट इज मैलिशियस। तो उसको आप बंद कर दीजिए, आप वहां पे सेफ है क्योंकि जो गूगल क्रोम का ब्राउजर है उसने ये पहले ही चेक करके रखा है, इसलिए उसने आपको जाने से रोक दिया। अच्छा। पर इसमें सतर्कता आपको ये देखनी है कि जो भी गवर्नमेंट की आपका रिजल्ट आता है गवर्नमेंट की वेबसाइट से अगर तो .gov.in या .edu साइट रहेगी .in इस तरह से, या .nic.in जो गवर्नमेंट की है, वो कभी .com या .in पे रिजल्ट नहीं आएगा आपका। नहीं आएगा। अच्छा। तो आपकी साइट का नाम आप जब पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि .gov.in है, .edu.in है। तो फिर अगर आपको मैलिशियस दिखे तो आपको बैक हो जाना चाहिए। मैं कुछ करी नहीं इससे। हाँ भुवनेश जी, अगर हम किस प्रकार के फ्रॉड में अगर फंस जाते हैं तो हमें कहाँ पर अप्रोच करना है, कहाँ पर कांटेक्ट करना है? अगर ऑनलाइन हो तब भी, ऑफलाइन हो तब भी? इसके लिए आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आपके साथ किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप तुरंत आपके बैंक में इस बात का नोटिफाई करिए। अच्छा। आपका अगर डेबिट कार्ड से या कहीं से भी इंफॉर्मेशन आपने दी है या कुछ भी हैक हुआ है तो तुरंत अपना अकाउंट बंद करवाइए। अच्छा। उसके लिए आपके डेबिट कार्ड पे या बैंक की पासबुक पे सपोर्ट का नंबर दिया हुआ रहता है। उस पे फोन करके तुरंत अपने अकाउंट बंद करवाइए। अच्छा। अगर आप रात का समय है या ऐसा समय है जब आप साइबर पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते तो तुरंत cybercrime.gov.in करके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाके अपनी कंप्लेंट पहले रजिस्टर करवा दीजिए। अच्छा। और अगले दिन जैसे ही आपको मौका मिले आप तुरंत जाके साइबर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट करवाइए। जी भुवनेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, इससे हमारे श्रोताओं को अवश्य लाभ होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ, और इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्रोते हो, आपण ऐकत होतो सायबर क्राईम अलर्ट हा प्रोग्राम. आज आपण सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट भुवनेश जोशी यांच्याशी स्वप्ना देवने केलेली बातचीत ऐकली. या कार्यक्रमातून निश्चितच आपल्याला लाभ होईल अशी मी आशा करते. तेव्हा सायबर क्राईम अलर्ट प्रोग्रामचे सादरकर्ते डॉक्टर विजयसिंग राजपूत यांच्या समवेत मी स्वप्ना आपली रजा घेते. धन्यवाद. नमस्कार.